हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है हमारा ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, उसके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, विद्यालय वातावरण अथवा व्यवस्थात्मक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय वातावरण से हम सभी परिचित हैं। विद्यालय और विद्यालय में आने वाले कर्मचारी, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, बच्चे, ये सब विद्यालय वातावरण के अंतर्गत ही आते हैं। और जब आप पुरानी बुक्स में पढ़ेंगे तो विद्यालय वातावरण को व्यवस्थात्मक पर्यावरण नाम से भी इस प्रश्न को पूछा गया है बीएड के प्रश्न पत्रों में। तो हमारा जो प्रमुख बिंदु हैं वो हैं विद्यालय वातावरण का अर्थ, विद्यालय वातावरण की परिभाषा, विद्यालय वातावरण के प्रकार और विद्यालय वातावरण की विशेषताएं। ठीक है, तो पहला जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? विद्यालय वातावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल क्लाइमेट और कैंपस। तो स्वास्थ्यप्रद विद्यालय जीवन उस संपूर्ण वातावरण से जुड़ा होता है जिसके चारों ओर छात्र, अध्यापक व अन्य प्राणी होते हैं। यानी कि स्वास्थ्यप्रद विद्यालय जीवन, जो विद्यालय का जो स्वास्थ्यप्रद जो जीवन है वो कौन से वातावरण से जुड़ा होता है? जिसमें छात्र होते हैं, अध्यापक होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, विद्यालय के कर्मचारी होते हैं, ये सब लोग होते हैं। ठीक है, यदि स्कूल का वातावरण स्वास्थ्यप्रद है तो उसका अनुकूल प्रभाव छात्रों के शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक स्तर पर पड़ता है। वातावरण बालक को नियम की दशा में अवस्थित करता है। ठीक है, तो यदि स्कूल का वातावरण स्वास्थ्यप्रद है, यानी कि स्कूल में जो पॉजिटिव जो वातावरण जो होना चाहिए उस प्रकार का वातावरण है, तो बच्चे का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है और वो जो बालक जो है वो अच्छे नियमों की दिशा में अवस्थित होता है। यानी कि उसके जो जीवन है वो एक सही तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये हमारा विद्यालय में समस्त वातावरण को स्वच्छ होना, स्वास्थ्यपूर्ण दैनिक कार्यक्रम होना तथा गुरु शिष्य में ऐसे संबंध स्थापित करना जो सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण प्रदान करते हुए बालक की सभी शक्तियों को विकसित करें। तो विद्यालय का जो वातावरण होना चाहिए, यानी कि विद्यालय साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और जो दैनिक कार्यक्रम जो होने चाहिए वो भी पॉजिटिव वे में होना चाहिए, स्वास्थ्यपूर्ण होने चाहिए। और जो स्टूडेंट टीचर में जो तालमेल है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो सुरक्षित हो और अनुकूल हो एक दूसरे के, और इस तरीके से बालक की वो सभी शक्तियों का विकास कर सके। इस प्रकार का विद्यालय में वातावरण होना चाहिए। तो दूसरी हमारी हेडिंग है विद्यालय वातावरण की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट। तो स्कूल की सुंदरता तथा उसकी सभाएं विद्यार्थियों के मन में स्कूल के प्रति गर्व उत्पन्न करती हैं। वे अपनी पड़ोसियों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। स्पष्ट शब्दों में यह उन विचारों का मूर्त रूप है जिनके लिए इसका निर्माण हुआ। यह आध्यात्मिक बातों की भौतिक अभिव्यक्ति है। यानी कि स्कूल की विद्यालय वातावरण की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि जो स्कूल की जो सुंदरता है और स्कूल में जो सभाएं होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं जो विद्यार्थियों के मन में गर्व उत्पन्न करती हैं उनके विद्यालय के प्रति। और जो विद्यार्थी हैं वो अपने पड़ोसियों पर, अपने आसपास के लोगों पर एक अच्छी छाप छोड़ते हैं। और स्पष्ट शब्दों में यह उन विचारों का मूर्त रूप है, यानी कि ये उन विचारों का मूर्त रूप है जिनके लिए स्कूल विद्यालय का निर्माण होता है। यानी कि विद्यालय का निर्माण किस लिए होता है? बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास अच्छी दिशा में हो, इसीलिए। तो ये उन्हीं विचारों का जो विद्यालय जो होता है ये इन्हीं विचारों का मूर्त रूप होता है और यह आध्यात्मिक बातों की भौतिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इट्स ब्यूटी एंड एसोसिएशंस हेल्प टू मेक द स्कॉलर्स प्राउड ऑफ देयर कनेक्शन विद the school and they exercise a lasting influence upon the neighborhood. In a certain measure, it is a concrete manifestation of the ideas for which the school stand
इट इज़ ए परमानेंट मटेरियल एक्सप्रेशन फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, जो हमारी हेडिंग है वो है हमारी विद्यालय वातावरण के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट। तो पहला जो हमारा विद्यालय वातावरण का जो प्रकार आता है वो हमारा आता है मुक्त वातावरण। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के वातावरण में शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक सभी भावनात्मक रूप से संगठन से जुड़े होते हैं। विद्यालय में अगर मुक्त वातावरण है तो उस प्रकार के वातावरण में जो प्रधानाध्यापक हैं और जो टीचर हैं उनका आपस में जो तालमेल है, उनका आपस में जो व्यवहार है, जो भावनात्मक रूप से वो अच्छी तरीके से जुड़े होते हैं, संगठित होते हैं। शिक्षकों पर कार्यभार अधिक नहीं होता मुक्त वातावरण में। विद्यालय का जो मुक्त वातावरण होता है उसमें जो शिक्षकों पर जो कार्यभार है वो थोड़ा कम होता है, और प्रधानाचार्य तथा प्रबंधक शिक्षकों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। तो विद्यालय का, जिस विद्यालय में मुक्त वातावरण होता है उसमें प्रधानाचार्य है और जो प्रबंधक होते हैं, यानी कि जो स्कूल में जो प्रबंध का काम देखते हैं, वो लोग शिक्षकों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्वायत्तपूर्ण वातावरण। इस प्रकार के वातावरण में शिक्षकों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। पहले हमने पढ़ा मुक्त वातावरण, ठीक है, अब ये हमारा स्वायत्तपूर्ण वातावरण। अब स्वायत्तपूर्ण वातावरण में टीचर को एकदम से फ्री कर दिया जाता है कि वो किस प्रकार से पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, वो सब टीचर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब मुक्त वातावरण और स्वायत्तपूर्ण वातावरण में थोड़ा अंतर होता है कि मुक्त वातावरण में प्रधानाचार्य ये तो देखता है कि टीचर किस प्रकार से पढ़ाए, लेकिन क्या कहते हैं वो पूरी तरीके से वो शिक्षक के ऊपर नहीं छोड़ता है, बल्कि स्कूल के हिसाब से शिक्षक को चलना होता है, लेकिन पढ़ाना शिक्षक के हाथ में। स्वायत्तपूर्ण में क्या होता है, टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहा है, क्या तरीका अपना रहा है, प्रधानाध्यापक पूरी तरीके से उसी पर ही छोड़ देता है। नियंत्रित वातावरण में क्या होता है, तीसरा हमारा नियंत्रित वातावरण, कि नियंत्रित विद्यालयी वातावरण में प्रधानाध्यापक कठोर अनुशासन के अंतर्गत कार्य करने पर बल देते हैं। तो जिस स्कूल में, यानी कि जिस विद्यालय में नियंत्रित वातावरण होता है, वहाँ का जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो अध्यापक पर या बच्चों पर, सब पर कठोर अनुशासन के अंतर्गत कार्य करवाते हैं, उसी पर ही बल देते हैं। और चौथा हमारा है परिचित वातावरण। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के बीच आपसी विश्वास होता है, शिक्षकों का मनोबल तथा व्यावसायिक तुष्टि औसत होती है। परिचित वातावरण में जो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच आपसी विश्वास तो अच्छा होता है, लेकिन जो शिक्षकों का जो मनोबल है या व्यावसायिक तुष्टि, यानी कि उन बच्चों जो टीचर्स को जो पेमेंट वगैरह मिलती है, वो थोड़ा एवरेज होती है। ठीक है, फिर हमारा आता है पितृवत वातावरण। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार के वातावरण में प्रधानाध्यापक का व्यवहार पितृवत होता है, वह शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों का अत्यधिक ध्यान रखता है। तो इसमें क्या, जिस विद्यालय में पितृवत वातावरण होता है उसमें जो प्रधानाचार्य जो होता है वो टीचर्स हैं, अन्य कर्मचारी हैं या छात्र भी हैं, उन सभी को वो पिता तुल्य तरीके से कार्य करता है, उनकी जिम्मेदारियां उठाता है। उसके बाद हमारा आता है बंद वातावरण। अब बंद वातावरण के अंतर्गत क्या होता है कि बंद वातावरण विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है, यानी कि विद्यालय उपयुक्त जो हमने पांचों जो वातावरण पढ़े वो विद्यालय के लिए कहीं किसी हद तक ठीक है, मतलब, लेकिन जो बंद वातावरण जो होता है वो पूरी तरीके से विद्यालय के लिए ठीक नहीं होता है। इस प्रकार के वातावरण में ना तो कार्य ही होता है और ना ही विद्यालय कर्मचारियों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं। तो ये जो बंद वातावरण होता है, अब इसमें क्या होता है, ना तो किसी प्रकार का अच्छा कम्युनिकेशन होता है अध्यापक प्रधानाध्यापक के मध्य या अध्यापक और टीचर्स के मध्य, कर्मचारियों के मध्य। तो इस प्रकार का जो बंद वातावरण है वो स्कूल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसमें क्या कहते हैं, विद्यालय कर्मचारी हो, चाहे टीचर्स हो, अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक हो, विद्यार्थी हो, इनके मध्य बहुत अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है वो एक प्रकार से शून्य होता है। ठीक है, अब ये हमारा, आप पिक्चर देखिए, ये हमारा इधर प्रधानाध्यापक व्यवहार, ठीक है, यहाँ है हमारा शिक्षक व्यवहार, और ये है हमारे विद्यालयी वातावरण। तो पहला हमारा क्या है, मुक्त वातावरण, ओपन क्लाइमेट। ओपन क्लाइमेट में प्रधानाध्यापक का व्यवहार किस प्रकार का होता है, जो प्रधानाध्यापक जो होता है वो निम्न उत्पादक
बल पर ध्यान देता है, यानी कि वो जो प्रधानाध्यापक ज़्यादा कार्य कराने पर जोर नहीं देता है मुक्त वातावरण के अंतर्गत। तो शिक्षक, और दूसरा निम्न अलगाव, लेकिन भले ही वो उत्पादन बल कम हो, यानी कि प्रधानाध्यापक जो है वो शिक्षकों पर कार्यभार भले ही कम डाले, लेकिन अलगाव की स्थिति भी नहीं होती है, यानी कि प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच तालमेल अच्छा होता है। उच्च ध्यान, जो प्रधानाध्यापक जो है वो शिक्षकों पर, बच्चों पर उच्च ध्यान देता है, अच्छी तरीके से ध्यान देता है। उच्च दबाव, और साथ ही साथ जो टीचर्स पर जो उच्च दबाव जो होता है, चाहे सिलेबस पूरा करवाने का, क्लास लेने का, वो भी मुक्त वातावरण वाले विद्यालय में पाया जाता है। अब मुक्त वातावरण में शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार से होता है? निम्न बाधाएं होती हैं, शिक्षक के सामने निम्न बाधाएं होती हैं मुक्त वातावरण में। निम्न उदासीनता, निम्न उदासीनता मतलब शिक्षक जो है अपना कार्य भली भांति करते हैं, ठीक है। उच्च घनिष्ठता, अब शिक्षक के मध्य, शिक्षक प्रधानाचार्य के मध्य अच्छी तरीके से घनिष्ठता होती है, मित्रता होती है। उच्च मनोबल, और शिक्षक का मनोबल भी ऊंचा रहता है। अब दूसरा हमारा आता है स्वायत्तपूर्ण वातावरण, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि निम्न उत्पादन बल, इसमें भी प्रधानाध्यापक ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता टीचर्स को। उच्च अलगाव, अब उच्च अलगाव का मतलब ये है कि प्रधानाध्यापक पूरी तरीके से शिक्षक पर छोड़ देता है कि वो किस प्रकार से पढ़ाए, किस प्रकार से क्लास में जाए और कौन से पीरियड से पढ़ाए, ये सब शिक्षक के ऊपर ही वो डिपेंड कर देता है। लेकिन मुक्त वातावरण और स्वायत्तपूर्ण वातावरण में यही एक मुख्य अंतर है कि इसमें जो मुक्त वातावरण जो होता है वो निम्न अलगाव, यानी कि प्रधानाध्यापक टीचर्स के मध्य अलगाव नहीं होता। लेकिन स्वायत्तपूर्ण वातावरण में टीचर्स पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्रधानाध्यापक उनसे किसी प्रकार की दबाव नहीं देता है। कम ध्यान, जो स्वायत्तपूर्ण वातावरण में जो प्रधानाध्यापक है वो कम ध्यान देते हैं। फिर औसत दबाव, और जो काम करने का जो दबाव होता है शिक्षकों के ऊपर वो औसत ही होता है। अब स्वायत्तपूर्ण वातावरण में शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार से काम करता है? अब इनके मध्य निम्न बाधाएं होती हैं, ठीक है। निम्न उदासीनता होती है, उच्च घनिष्ठता होती है और उच्च मनोबल होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे जो हमारा नियंत्रित वातावरण है, परिचित वातावरण है, पितृवत्व वातावरण है, बंद वातावरण है, उसके अंतर्गत हमारा प्रधानाध्यापक के जो हमारा व्यवहार रहता है वो किस प्रकार रहता है और शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एस्ट्रिक साइन यहाँ बन गए हैं ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ये यहाँ पर एरो ही है। आप जब इस पिक्चर को जब बनाएं कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर, तो इसको आप एरो ही बना लीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, विद्यालय वातावरण की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्कूल क्लाइमेट। पहला क्या है? सुरक्षित विद्यालय वातावरण। ये किस प्रकार का होता है कि विद्यालय का वातावरण सुरक्षित होना चाहिए और अधिगम को विद्यालय में सरल बनाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण सुरक्षित बच्चों के लिए हो या टीचर्स के लिए हो, किसी के लिए भी विद्यालय का वातावरण पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। और जो टीचिंग जो है, अधिगम जो है, लर्निंग जो है, वो विद्यालय के अंदर सरल बनानी चाहिए ताकि बच्चे ढंग से जो किसी भी प्रकार का बालक हो अच्छे से अच्छा सीख पाए। विद्यालय में विद्यार्थी एवं शिक्षकों के मध्य सकारात्मक बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो विद्यालय में विद्यार्थी और जो शिक्षक होते हैं उनके मध्य हमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन को इनकरेज करना चाहिए, जिससे जो हमारा जो लर्निंग का जो आउटकम है वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। उसके बाद हमारा आता है विद्यालय में विद्यार्थी को मजबूत भावनात्मक समर्थन मिलना चाहिए। अब बाई चांस ऐसा होता है कोई बच्चा पढ़ने में वीक है तो उसको डांटने की बजाय उसकी समस्याएं सुनिए, उसकी परेशानी सुनिए। या कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है, किसी वजह से वो बहुत दिनों से एब्सेंट है, तो उसको पहले डांटने के बजाय उससे उसका कारण पूछिए। मतलब बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने आ रहा है तो उसके पढ़ाई में किसी भी प्रकार की अगर बाधाएँ आ रही हैं तो एक ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के मध्य कि बच्चे को डर ना लगे और बच्चा पूरी तरीके से उसको भावनात्मक समर्थन मिले टीचर से, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि विद्यालय में शिक्षण अधिगम वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के अनुकूल होने का मतलब ये होता है कि अब कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है,
किसी बच्चे को टाइम लगता है सीखने में, कोई बच्चा औसत बुद्धि का होता है। तो जो हमारा जो अधिगम वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि मंद बुद्धि बालक से लेकर हमारा जो उच्च बुद्धि वाला बालक है, वो हर एक बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाए। ठीक है। फिर हमारा आता है कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमारे जो विशिष्ट बालक हैं और सामान्य बालक हैं जो एक साथ पढ़ते हैं, तो विद्यालय में हमें समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। अब समावेशी शिक्षा बढ़ावा देने से क्या होता है कि जो बालकों के मध्य जो सामाजिक जो विकास जो उनका होता है, नैतिक विकास जो होता है, मानसिक विकास जो होता है, संवेगात्मक विकास जो होता है, वो समावेशी शिक्षा में बहुत अच्छा होता है, बजाय उनको अलग अलग करके पढ़ाया जाए। ठीक है। आगे हमारा आता है कि विद्यालय में महान व्यक्तियों को उदाहरण देकर बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। जितनी भी महान विभूतियाँ हैं हमारे देश के अंदर या विदेश, जितने भी क्या कहेंगे इस क्या जितनी भी हमने महान विभूतियाँ अपने देश के अंदर पढ़ी हों, चाहे किसी भी कंट्री की क्यों ना हो, बच्चों को उनका उदाहरण जरूर देना चाहिए। बच्चों को उससे प्रोत्साहन मिलता है, साहस मिलता है और उनको एक अच्छी सीख मिलती है और जीवन को उनको एक नई दिशा मिलती है। उसके बाद हमारा आता है कि विद्यालय के विभिन्न हिस्से जैसे ऑफिस, स्टाफ कक्ष, शिक्षा कक्ष, प्रयोगशाला इत्यादि सभी प्रकार भली प्रकार से आपस में सम्मिलित हों। अब क्या है कि ऐसा ना होना चाहिए कि जो ऑफिस है, स्टाफ कक्ष है, शिक्षा कक्ष है, प्रयोगशाला है, वो सारे ही जो विद्यालय के अंदर ये सब कक्ष तो होने ही चाहिए। दूसरा, ये आपस में भी एक दूसरे से सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि विद्यालय का वातावरण साफ सुथरा एवं सुंदर होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की अकुलाहट दूर होती है। वातावरण साफ सुथरा और सुंदर होने का मतलब ये नहीं कि विद्यालय में गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं कूड़ा करकट इस प्रकार से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से पेंट होना चाहिए। इस विद्यार्थियों के अंदर जो हम कभी भी हम देखते हैं, कहीं भी अगर हम गंदगी देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे मन में अकुलाहट होने लगती है। तो इसी प्रकार से अगर विद्यालय भी अगर गंदा रहेगा, वहाँ साफ सफाई नहीं रहेगी, तो बच्चे के मन में अकुलाहट रहती है। इसीलिए विद्यालय का जो वातावरण है वो साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए। फिर हमारा आता है कि विद्यालय में पर्याप्त कमरे, कार्यालय, हॉल, स्टाफ कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, ड्राइंग कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, पेयजल, खेल के मैदान, अध्यापकों के आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो विद्यालय जो एक मॉडल स्कूल की अगर हम बात करें, तो उस स्कूल में पर्याप्त कमरे होने चाहिए। उन कमरों में कार्यालय है, हॉल है, स्टाफ कक्ष है, विज्ञान प्रयोगशाला है, ड्राइंग कक्ष है, भूगोल कक्ष है, शौचालय है, पेयजल है, खेल का मैदान है और अध्यापकों का आवास, इन सभी को होना ही चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कि विद्यालय वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बालक के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामूहिक विकास कर सके। यानी कि विद्यालय में जो अधिगम का जो वातावरण हो वो इस प्रकार का हो जो बालक का शारीरिक विकास कर सके। जैसे कि विद्यालय में हमें पाठ्य सहगामी क्रियाएँ करानी चाहिए, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं। मानसिक विकास कर सके, सामाजिक विकास बच्चों का कर सके और सामूहिक विकास बच्चों का कर सके। उसके बाद तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ ख़त्म होता है। तो आगे मैं आपके लिए जो हमारा सेकंड पेपर है अधिगम असेसमेंट फॉर लर्निंग वाला, उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा, धन्यवाद।